हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं स्टार्ट साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है बल एवं दाब। अच्छा, होता क्या है ये बल एवं दाब? तो सबसे पहले हम देखते हैं बल की परिभाषा। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए आवश्यक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के बलों तथा दाबों व इसके अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो विभिन्न बलों के प्रभावों को व्यक्त करता है। ठीक है ना? चलिए आगे हम देख लेते हैं बल की परिभाषा। बल मतलब फोर्स। ठीक, बल एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है ना? जैसे आपने देखा होगा एक दीवार, दीवार पर आप फोर्स लगाते हैं लेकिन वह नहीं हिल रही है। इसका मतलब है कि आप बल तो लगा रहे हैं लेकिन कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। ठीक है ना? चलिए, बल का एसआई मात्रक, अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? न्यूटन। आप याद रखें, बल का मात्रक न्यूटन है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या है? तो डायन। ठीक, आपको दो मात्रक याद करने हैं बल का, एक न्यूटन और दूसरा डायन। अच्छा, न्यूटन एवं डायन में संबंध क्या है? रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन। तो एक न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम गुणित 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। और 1 मीटर पर सेकेंड में होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हमने मीटर की जगह रख दिया 100 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाई है। तो आप देख रहे हैं 3 जीरो इसके हो गए, 2 जीरो इसके हो गए, तो टोटल 5 जीरो हो गए। ठीक, तो ये हो गया है आपका 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर की घात 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, आप देखिए जितने जीरो हैं उतनी घात लगा दी। तो 5 जीरो थे तो 5 घात लगा दी, 10 की घात 5 डाइन। तब हम कह सकते हैं 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 की घात 5 डाइन। ठीक है ना? आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम चलते हैं, बल के प्रकार की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स। तो बल को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है संपर्क बल, दूसरा है असंपर्क बल। आपने सुना होगा एक होता है संपर्क और दूसरा होता है असंपर्क बल। ठीक, तो हम देख लेते हैं पहले संपर्क बल क्या कहलाता है। संपर्क बल यह संपर्कित वस्तुओं के मध्य परस्पर समान तथा विपरीत दिशा में लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए। दो संपर्कित वस्तुओं, जब भी कोई दो वस्तुएं रहेंगी तो या तो वह समान या तो विपरीत दिशा में बल लगाएंगी, उस बल को ही हम क्या कहेंगे? संपर्क बल। इसे दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक होता है पेशीय बल मतलब मस्कुलर फोर्स, दूसरा होता है घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पेशीय बल क्या कहलाता है। तो पेशीय बल मांसपेशियों के कारण वस्तुओं पर लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। आपको पता है मसल्स, मसल्स से जो अपन काम करते हैं जिनमें पेशियों में खिंचाव होता है, पेशी के कारण जो लगता है, मांसपेशी के कारण, वो पेशीय बल कहलाता है। उदाहरण के अनुसार हम देख सकते हैं पानी की बाल्टी को उठाते समय आपके हाथों पर एक बल लगता है, वो पेशीय बल। श्वसन प्रक्रिया में फेफड़े फैलते हैं या सिकुड़ते हैं तो आपकी मांसपेशियां काम करती हैं, यह एक पेशीय बल है। आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी, जो भी पशु खींचते हैं या सामान लाते ले जाते हैं, विभिन्न कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है ऐसी गाड़ियों का। तो उनकी पेशी काम करती है ना, पेशीय से जो बल लगता है वो पेशीय बल कहलाता है। चलिए आगे हमारा है दूसरा घर्षण बल। ठीक, तो घर्षण बल मतलब फ्रैक्शन फोर्स। कोई वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती या लुढ़कती है अथवा ऐसा करने का प्रयास करती है, उनके मध्य होने वाले आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। आपको पता है जैसे आप चलते हैं तो आपके पैरों से आप चल क्यों पा रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी और हमारे पैरों के बीच घर्षण बल लगा हुआ है। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति के विपरीत होती है, ये आप याद रखें। ठीक, घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु के विपरीत में होगी। जैसे आप यदि ऐसे जा रहे हैं तो घर्षण बल आपका विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है ना? चलिए इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं।
जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर चलाने का प्रयास किया जाता है तो गति की अवस्था से आने के पहले दोनों वस्तुओं के स्पर्शी तलों के मध्य लगने वाले बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक, स्थैतिक घर्षण यह स्वतः समायोजित बल होता है। उदाहरण, पृथ्वी पर चलते समय पृथ्वी पर बल लगना। अभी मैंने आपको बताया एक घर्षण बल है और कैसा घर्षण बल है, स्थैतिक घर्षण। अब हम बात करेंगे सीमांत घर्षण की। जब वस्तु पर आरोपित बल का मान बढ़ाते हैं तो स्थैतिक घर्षण भी बढ़ता है। स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण कहते हैं। आगे हम देखते हैं, जब एक वस्तु अन्य वस्तु की सतह पर वास्तव में गति करती है उनके सापेक्ष आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को गतिक घर्षण कहते हैं। आपको पता चल गया है, गतिक घर्षण मतलब गति से रिलेटेड यह फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है, यह हमारा अगला प्रकार है ना, इसको लोटनिक घर्षण कहें। किसी सतह पर वस्तु लुढ़कती है या सतह के मध्य लगाने वाले बल को लोक्टिक घर्षण कहते हैं। लोटनिक घर्षण बल स्थैतिक या गतिक घर्षण बल की तुलना में नगण्य होता है। आपने देखा होगा, आप किसी भी ढाल से एक कोई भी गोल चीज लुढ़का दें तो वो यदि लुढ़कती जाती नीचे पहुंचती है तो उसको क्या कहेंगे हम, लोटनिक घर्षण। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है, सरकना समझते हैं, फिसल पट्टी पे आपने सरका होगा, है ना, इस टाइप से। तो सरकने वाली वस्तु तथा सतह के मध्य लगने वाले बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी से आप याद रखना, सरकना। सर्पी घर्षण बल सदैव लोटनिक घर्षण बल से अधिक होता है। तो प्रश्न आ सकता है, सर्पी घर्षण कैसा होता है? तो लोटनिक घर्षण से हमेशा अधिक होता है। अब घर्षण बढ़ाने के उपाय, तो शरीर में उपस्थिति का समाप्त होना शरीर के घर्षण बल को बढ़ा देता है। टायरों का पर ऊपरी खुरदुरी तला लगाकर, क्रिकेट के हैंडल को खुरदुरा रखकर घर्षण मतलब पकड़ बनाना है। बर्फ के ढके रास्तों पर रेत का छिड़काव करते हैं जिससे कि ज्यादा फिसलन ना हो, तो घर्षण बढ़ जाएगा। घर्षण बढ़ जाएगा तो आप रुक कर चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं घर्षण घटाने के उपाय। अच्छा, जो भी चीज बढ़ती है उसे घटाने के भी उपाय रहते हैं। जैसे लोहे के शटर पर आपने देखा होगा, मोबिल या तेल लगाकर ग्रीस लगाते हैं तो शटर जो है लोहे की वो आराम से चलती रहती है, ठीक है ना। सिलबट्टे की सतह को समय समय पर निक्षारित करना मतलब साफ कर देना, ठीक। इसने एक पॉलिश और वॉल बेयरिंग के उपयोग आपने देखा होगा गाड़ी के ब्रेक, ठीक, यदि घर्षण ज्यादा होता है तो ब्रेक नहीं लगते, तो घर्षण घटाना पड़ेगा। कैसे घटाना पड़ेगा? वॉल वायरिंग या स्नेहक पॉलिश करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस असंपर्क पर। अभी हमने जो पढ़े हैं पेशीय बल हो गए, जो भी बल अपन ने पढ़े हैं वो कैसे बल थे? घर्षण बल। अब हम पढ़ रहे हैं असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। असंपर्क बल वस्तुओं के आपस में संपर्क में आए बिना लगने वाला बल। आपको अभी मैंने बताया संपर्क बल जब भी कोई दो वस्तुओं के विपरीत या समान दिशा में जो लगता है वो संपर्क बल कहलाता। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चुंबकीय बल क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? एक चुंबक दूसरी चुंबक पर बिना संपर्क में आए ही बल लगा सकती है। चुंबक द्वारा लगाया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। दो चुंबकों को समान ध्रुव पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और असमान ध्रुव पर आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा, आप चुंबक के दोनों छोरों को यदि पास में लाते हैं, यदि नॉर्थ नॉर्थ लाएंगे तो वो दूर भागेंगे और नॉर्थ साउथ लाएंगे तो वो पास आएंगे। मतलब दक्षिण और उत्तर सिरा यदि आप लाएंगे तो वो पास आएंगे और उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण लाएंगे तो वो प्रतिकर्षित होंगे, मतलब दूर जाएंगे। अगला हमारा है स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक आवेशित वस्तु पर किसी दूसरी आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न रहने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए इस स्थिर वैद्युत बल को असंपर्क बल का एक उदाहरण है। स्थिर वैद्युत बल आवेशों के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण, पास पास रखी थर्माकोल बॉल एक दूसरे से दूर होना,
ठीक, आपने देखा होगा पास पास जो आप रख देते हैं तो वो थोड़े से दूर हो जाते हैं। हमारा अगला है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या कहलाता है? पृथ्वी पर प्रत्येक पिंड पर एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। पिंडों के मध्य लगने वाले इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आपने देखा होगा पृथ्वी हर एक पिंड पर अपनी ओर आकर्षित करती, खींचती, तो पृथ्वी द्वारा जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यदि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह के ऊपर मुक्त रूप से छोड़ा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह पृथ्वी की सतह पर आकर गिरता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूमती है। याद रखना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूमती है किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यह एक कैसा बल है? तो यह एक असंपर्क बल, कनेक्ट नहीं है ना ये किसी तरीके से। नोट, नोट में कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। दो छोटे पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कम तथा बड़े पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है। हमारा अगला टॉपिक है प्रणोद। प्रणोद मतलब थ्रस्ट। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है। मतलब कैसे लगेगा? ये लंबवत लगेगा। किसी पृष्ठ पर लगने वाले प्रणोद का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो प्रणोद का मान किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रणोद एक कैसी राशि है? तो आप याद रखें, प्रणोद एक सदिश राशि है जिसका मात्रक बल के समान होता है, अर्थात प्रणोद का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। ठीक है, चलिए आगे हमारा टॉपिक है दाब। दाब क्या कहलाता है? प्रेशर। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब क्या कहलाता है? आपने देखा होगा बल बटे क्षेत्रफल, तो प्रणोद बटे क्षेत्रफल। तो अपन को याद रखना है दाब बराबर होता है एफ अपॉन ए। ठीक है, ये लिखा हुआ है एफ अपॉन ए। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर की घात 2। अच्छा, आप इसको और कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन बटे मीटर की घात 2 या मीटर का स्क्वायर। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल ने दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं। यह एक कैसी राशि है? तो एक अदिश राशि। आप याद रखना, यदि पूछा जाए कि इसका पास्कल कैसा पड़ा एसआई मात्रक, तो ब्लेच पास्कल के सम्मान में ही एसआई मात्रक को दाब का एसआई मात्रक पास्कल भी कहा जाता है। एक पास्कल बराबर कितना होता है? तो एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर की घात 2। मैंने अभी आपको लिख के बताया था, -2 है, नीचे आ जाएगा तो प्लस की घात 2 हो जाएगी। एक ही बल कम क्षेत्रफल पर लगने पर अधिक दाब उत्पन्न करता है तथा अधिक क्षेत्रफल पर लगने वाला पर कम दाब उत्पन्न करता है। ठीक है, रिवर्स होता है। एक ही बल कम क्षेत्रफल लगेगा तो अधिक दाब उत्पन्न करेगा और अधिक क्षेत्रफल पर लगेगा तो कम दाब उत्पन्न करेगा। अब हम देखते हैं दाब के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो आप देखिए, बैग अथवा सूटकेस के हत्थे चौड़े बनाए जाते हैं जिससे हाथों पर कम दाब लगता है। आपने देखा होगा जितने भी पकड़ ज्यादा होगी आपको दाब कम लगेगा। भवनों की नींव चौड़ी बनाई जाती है जिस कारण धरातल पर कम दाब लगता है। रेलवे की पटरियां सीमेंट या लोहे के तख्तों पर बनाई जाती हैं जिसके द्वारा रेलगाड़ी द्वारा प्रवृत्त दाब बड़े क्षेत्र में फैल जाता है और दाब घट जाता है। सुइयां अल्पिन आदि आगे से तीखी बनाई जाती है जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है और दाब बढ़ जाता है। आपको पता चल गया, यदि क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो दाब बढ़ जाएगा और यदि क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता तो दाब कम हो जाता है। कर्तक मशीन आगे से नुकीली बनाई जाती है, काटने वाली, जिससे क्षेत्रफल कम हो जाता है और दाब बढ़ जाता है। तो आप समझ गए हैं, यदि क्षेत्रफल कम तो दाब ज्यादा और दाब यदि कम तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा। व्यक्ति के खड़े रहने की अपेक्षा चलने से धरातल पर अधिक दाब लगता है क्योंकि व्यक्ति के खड़े रहने पर पृथ्वी के संपर्क में क्षेत्रफल अधिक होता है जबकि चलने की स्थिति में संपर्क क्षेत्रफल कम होता है। ठीक है ना, चलिए आगे हमारा किसी व्यक्ति द्वारा गद्दे पर खड़े होने से ज्यादा गद्दा अधिक दबता है अपेक्षाकृत जब व्यक्ति गद्दे पर लेटता है क्योंकि लेटने की अवस्था में क्षेत्रफल अधिक होता है और दाब कम होता है। आपने देखा होगा गद्दे पर यदि आप बैठते हैं या खड़े होते हैं तो आपको पता है यदि लेट रहे हैं तो कम दबेगा और यदि अपन पूरा प्रेशर एक जगह रख के खड़े होते हैं तो दाब अधिक हो जाता है।
ट्रैक्टर के टायर चौड़े होते हैं जिस कारण धरातल पर कम दाब लगता है तथा दलदली भूमि में फंसता नहीं है। द्रव की गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। अगला है गैसों को जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र की दीवारों पर दाब डालती है। हमारा अगला है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का संघन आवरण वायुमंडल कहलाता है। आपको पता है वायुमंडल क्या कहलाता है? हमारे चारों ओर का वातावरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब अधिकतम तथा ऊपर जाने पर घटता है। वायुमंडलीय दाब ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल कहलाता है। 1 ATM बराबर होता है 1.01 गुणित 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या मीटर की घात 2। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न आपको करा दे रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, जैसे हमारा पहला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकें? किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड का स्क्वायर। अगला है, जब हम 1 न्यूटन बल लगाते हैं तो हम लगभग 1 किलोग्राम द्रव्यमान लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, एक पिंड स्थिर है तो एक पिंड यदि स्थिर है तो क्या होगा? तो आप देखिए, इसका उत्तर होगा पिंड पर लगे सभी बलों का परिणामी शून्य होगा। यदि स्थिर है मतलब रुका हुआ है, रुका हुआ है तो किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि बल क्या है? शून्य है। अगला प्रश्न है हमारी सही जोड़ी का, तो आपको सही जोड़ियां मिलवा देते हैं। पहला है, वस्तु की गति होने से पूर्व का घर्षण। तो वस्तु की गति से होने के पूर्व के घर्षण को कहते हैं स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक क्यों कहेंगे? क्योंकि वह स्थिर है। ठीक। अगला है, वस्तु की गति के ठीक पूर्व का घर्षण। ठीक, ठीक पूर्व का घर्षण क्या कहलाएगा? तो सीमांत घर्षण कहते हैं इसको। अगला है हमारा, वस्तु की गति के बाद का घर्षण। तो बाद का मतलब गति में है तो गतिक घर्षण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, घर्षण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4। गति के दौरान तलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल को गतिज घर्षण कहते हैं। अभी आपने देखा, यदि गति के कारण कोई बल लगेगा तो वो घर्षण बल होगा। और बर्फ से ढके रास्तों पर घर्षण बढ़ाने से रेत का छिड़काव किया जाता है। जब अपन बढ़ रहे थे, घर्षण कैसे बढ़ेगा या कैसे घटेगा उसमें मैंने आपको बताया था, रेत का छिड़काव करने से घर्षण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड पर लिखना संभव क्यों है? तो आपको पता है, घर्षण बल के कारण ही हम ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। यदि घर्षण बल नहीं होता है तो आप किसी भी प्रकार की लिखाई नहीं कर पाते बोर्ड पे। हमारा अगला प्रश्न है, मशीनों की दक्षता कम होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। मशीनों घर्षण के विरुद्ध कार्य कराना, ठीक, और घर्षण कारण पुर्जों का घिसना, ये दोनों कारणों से मशीन की दक्षता मतलब काम करने की जो क्षमता वो कम होती जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि मशीनों को अच्छे से चलाने के लिए उसमें समय समय पर ऑयलिंग एवं ग्रीस दे देना चाहिए। चलिए 8वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा घर्षण को न्यूनतम किया जा सकता है? तो आपको पता है, बॉल वायरिंग द्वारा भी किया जाता है, स्नेहक का प्रयोग करके भी किया जाता है, पॉलिश का प्रयोग भी करके किया जाता है। तो ये सभी इसका सही उत्तर होगा। आपको मैंने बताया था शटर यदि आपकी चलने में जो है टाइट चल रही है तो आप उसमें क्या करते हैं? ग्रीस लगा देते हैं, ऑयल दे देते हैं, तो वह शटल अच्छे से आपकी चलने लगती है। अगला है, वाहनों के पहियों को अनियमित खांचे बनाए जाते हैं, किसके लिए? तो घर्षण बढ़ाने के लिए खांचे बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा ट्रैक्टर के टायर कैसे होते हैं, बीच बीच में खांचे बने होते हैं घर्षण को बढ़ाने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, पहिए में बॉल बियरिंग का काम क्या है? तो गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलने के लिए बॉल वायरिंग का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो आपको पता है, घर्षण यदि कम है इस कारण आप उस पर ठहर नहीं पा रहे हैं, और ठहर नहीं पा रहे हैं, ठीक, घर्षण की कमी है, इस वजह से आप फिसल जाते हैं। ठीक है,
अच्छा, ठहरे हुए हैं इसका मतलब ये है कि आप घर्षण है आपके पास, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, घर्षण से खालिस्तान उत्पन्न होती है तो ऊष्मा, इसका सही उत्तर होगा ऊष्मा उत्पन्न होती है घर्षण से। अच्छा, घर्षण से कैसे ऊष्मा उत्पन्न होती है? आपने देखा होगा, आप यदि अपने दोनों हथेलियों को रगड़ते हैं, मतलब आप घर्षण कर रहे हैं, तो आप देखते हैं गर्म हो जाती है, हीट निकलने लगती है, हीट हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है। 13वां प्रश्न है, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्व बल क्या होगा? गुरुत्व बल क्या होगा? गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। आपने देखा होगा, कोई भी चीज यदि हम ऊपर भेजते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो ऑटोमेटिक कुछ समय बाद वो नीचे आ जाती है। अच्छा, ऊपर ही रह जाएगी तो उस पर क्या बल, कौन सा बल लगेगा? तो आप याद रखिए, उस पर एक वेग काम करता है, पलायन वेग। इसको क्या कहते हैं हम? पलायन वेग। ठीक, पलायन वेग से यदि आप किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वह वस्तु वापस नहीं आएगी, वह वस्तु वहीं की होकर रह जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति कैसी है? तो आपको पता है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति का कारण है एक गुरुत्वीय बल। ठीक, गुरुत्वीय बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति का कारण है कौन सा बल? गुरुत्व बल। हमारा अगला प्रश्न है आंतरिक बल। आंतरिक बल क्या कहलाता है? तो आंतरिक बल सदैव संतुलित बल होता है। आपको पता है, अंदर लग रहा है, संतुलन की स्थिति में होगा। हमारा अगला प्रश्न है बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगता है? आपको याद होगा, मैंने बताया था, बैलगाड़ी हो या आप अपनी बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं तो किस प्रकार का बल लगेगा? आपकी मांसपेशियां काम कर रही, तो इसका सही उत्तर होगा पेशीय बल। ठीक है, पेशीय बल। हमारा अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक बताइए। इस पर आप आईएमपी लगा लें। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। ये कैसा लिखा होता है? ये ऐसा लिखा है, ठीक है ना। मैं इंग्लिश में लिख के आपको बता दे रहा हूँ, ये कैसे सिंबल में आएगा, एन एम की घात 2 बटे के जी। ठीक है, ये ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है, न्यूटन मीटर की घात 2 किलोग्राम की घात 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जी का मान निर्भर करता है। तो जी का मान किस पर निर्भर करता है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इन पर नहीं करता, ना द्रव्यमान पर करेगा, ना दूरी पर करेगा, ना रखे गए पिंडों पर करेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की सतह पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जीई तथा चंद्रमा की सतह पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियंत्रक जीएम हो तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ये बराबर होंगे, जीई बराबर है जीएम के। हमारा अगला प्रश्न है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था, प्रणोद को कहा जाता है दाब, एक प्रकार का प्रेशर। ठीक है, जो एक ही क्षेत्रफल पर काम करता है। अगला प्रश्न है द्रव की गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब कैसा होगा? तो जैसे जैसे आप गहराई बढ़ती जाएगी द्रव का दाब बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिए, द्रव की गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है बोतल की पेंदी पर। पेंदी पर मतलब नीचे वाले हिस्से, जिस पर बोतल टिकी होती है। आपने देखा होगा दाब कहाँ होगा? आप ऊपर से पानी भरते जाएंगे तो नीचे पानी जाता जाएगा, तो दाब कहाँ होगा? नीचे होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है किसी बांध की तली मोटी बनाई जाती है क्योंकि जल दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करता है। आपको पता है, ठीक, जैसा ही अपन, जैसे मान के चले हमने एक इस टाइप की टंकी बनाई, टंकी में हमने पानी भर, तो कहाँ लगेगा फोर्स? आपको पता है फोर्स कैसा लगेगा? इन दीवारों पर लगे, तो इन दीवारों पर लगेगा। इसका मतलब ये है कि हमें मोटी दीवार बनानी पड़ेगी। सेम प्रश्न ये थे, बांध की तली मोटी बनाई जाती, तली मतलब क्या? नीचे आप भरते जाएंगे पानी तो नीचे लगेगा और दीवार पर लगेगा, है ना। तो दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करता है। चलिए अब अगला प्रश्न है 120 मीटर सेकंड क्षेत्रफल पर 30 न्यूटन का बल यदि लग रहा है तो बल पर आरोपित दाब आरोपित होगा। तो इसका उत्तर होगा 2.5 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारा अगला प्रश्न है जल पारा स्प्रिट 3 अलग अलग बोतलों में भरे जाते हैं, तो किस बोतल की तली पर सबसे अधिक भार होगा? तो आपको पता होगा, पारे, पारे वाली बोतल पर सबसे अधिक दाब होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, यदि जल
पारा और स्प्रे, तीन अलग अलग बोतलों में यदि भरे हैं तो बोतल की तली पर सबसे अधिक दाब कौन लगाएगा? तो कौन सी बोतल? पारे वाली बोतल। हमारा अगला प्रश्न है, समान क्षेत्रफल के पृष्ठों पर एफ तथा 4F बल आरोपित किए जाते हैं तो उन पर लगे दाबों का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:4। हमारा अगला प्रश्न है, एक लड़का एक हाथ में पानी से भरी बाल्टी अथवा दूसरे हाथ में लकड़ी का गुटका ले जा रहा है। वह लकड़ी के गुटके को बाल्टी के पानी में डालता है तो वह क्या अनुभव करेगा? समान भार अनुभव करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? तो वायुमंडलीय दाब बढ़ जाएगा। यदि आर्द्रता बढ़ेगी तो वायुमंडलीय दाब भी बढ़ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूटन प्रति मीटर की घात 2। मैंने अभी बताया आपको, ऐसा लिखा जाएगा n/m की घात 2। ठीक, न्यूटन प्रति मीटर की घात 2 वायुमंडलीय दाब। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी सतह के ऊपर जाने पर क्या होगा? तो आपको पता है ऊपर या नीचे जाते हैं हम तो वायुमंडलीय दाब हमेशा कम कमता रहेगा, है ना, वायुमंडलीय दाब घट जाएगा। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर वायुमंडल यंत्र से वायुमंडलीय क्या नापा जाता है? तो दाब। आप याद रखें, बैरोमीटर मतलब वायु दाब नापा जाता है बैरोमीटर से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संपर्क बलों के युग्म को चुनिए। संपर्क बल मतलब मैंने बताया था आप टच रहे हैं उससे जैसे पेशीय बल की बात, तो पेशीय आप मांसपेशीय से कोई भी काम कर रहे हैं। घर्षण बल मतलब आप जो चल रहे हैं फिर रहे हैं तो घर्षण बल के कारण ही चल फिर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है जिसमें आपको एक चित्र दिख रहा है, आरेख के दर्शाए किसी जल टंकी में 4 टोंटियां ABCD लगी हुई हैं। आप देखिए नल लगे हुए हैं, 4 नल लगे हैं हुए ABCD। यदि आप यह टंकी जल से पूरी तरह भर देते हैं, इन सभी टोंटियों को एक साथ खोल देते हैं, जिन टोंटियों से जल समान दाब से बहेगा वह है, तो कौन कौन सी? तो बी और सी। अच्छा बी और सी कैसे? तो बी और सी ऐसे क्योंकि ये आमने सामने, जितना जल ये निकालेगी उतना ही जल ये निकाले। ए और डी वो ऊपर है तो वो उतने अच्छे से काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है, किसी शरीर पर दो बल जिसमें प्रत्येक बल 20 न्यूटन का है एक ही समय पर लग रहे हैं तो सबसे अधिक व सबसे कम नेट बल क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 40 न्यूटन और 0 न्यूटन। ठीक है, 20 धन 20 ऐसे आ गया 40, 20 धन 20 तो कितना आ गया 40, 20 ऋण 20 तो कितना आ गया आपका 0। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 40 और 0। हमारा अगला प्रश्न है, कोई गेंद किसी फर्श पर एक समान चाल से सरल रेखीय पथ पर गति कर रही, तो इस कथन से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो गेंद पर घर्षण बल के विरुद्ध कोई असंपर्क बल कर नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो आपको यह समझ में आ रहा है कि गेंद यदि फर्श पर एक समान चाल से सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है, कुल मिला के वो गति कर रही है तो संपर्क बल लगता है। संपर्क बल लगता है तो हम कह सकते हैं कौन सा बल काम कर रहा है? घर्षण बल काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, कौन सा मात्रक दाब का नहीं है? तो दाब का मात्रक नहीं है न्यूटन प्रति मीटर -1। आपको पता है अभी ऊपर आपने देखा था दाब का एक है पास्कल। ठीक, पास्कल नामक वैज्ञानिक थे। न्यूटन सेंटीमीटर की स्क्वायर जब आपका पार्ट शुरू हुआ था मैंने बताया था 10 की घात 5 डाइन और एक न्यूटन मीटर की घात 2। तो न्यूटन मीटर -1 आपका बल का दाब का मात्रक नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा एक संपर्क बल है? तो संपर्क बल क्या है? अभी मैंने आपको बताया था एक संपर्क बल एक घर्षण बल है। ठीक है, बाकी ये सारे कैसे हैं? तो ये सारे असंपर्क बल। असंपर्क बल मतलब नॉन कनेक्टेड, ये कनेक्टेड नहीं रहते हैं। चलिए अगले हमारा प्रश्न है, घर्षण को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? बढ़ाया जाता है मतलब कोई भी सरफेस पर आप फिसल नहीं पा रहे, मतलब टायरों एवं ऊपरी खुरदरी तला बनाकर। स्नेहक स्नेहक तेल ग्रीस देते हैं, फिसल जाते हैं। कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों डालते हैं? क्योंकि घर्षण कम हो जाए। घर्षण यदि कम होगा इसका मतलब ये है कि गोटियां आराम से फिसलेंगी उस पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक गैस से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है क्योंकि
आपको पता है ऊपर की ओर लगने वाला घर्षण बल से अधिक होता है। ऊपर की ओर लगने वाला बल घर्षण बल से कैसा होगा? अधिक होगा। अधिक होगा इसलिए वह ऊपर जाती हैं। यदि कम होता तो नीचे ही रह आते। हमारा अगला प्रश्न है, पास पास रखी थर्माकोल की दो गेंदें किसके कारण एक दूसरे से दूर चली जाती? तो आपको पता होगा, ठीक है, विद्युत विद्युत के कारण पास पास रखी थर्माकोल की गेंदें ऊपर बल के एक दूसरे से दूर चली जाती। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में उपस्थिति का समाप्त होना शरीर के घर्षण बल को कैसा कर देता है? तो बढ़ा देता है। ठीक है, हमने देखा था बल को, घर्षण बल को कम करना या ज्यादा करना, उसमें मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि उपस्थिति का समाप्त होना यदि है तो घर्षण बल कैसा होगा? बढ़ता जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट के बल्ले का हैंडल किस कारण होता है घर्षण खुरदुरा बनाया जाता है? क्योंकि घर्षण बढ़ा रहा है। अच्छा, घर्षण बढ़ा रहेगा तो हाथ की पकड़ भी हमारी मजबूत होगी, ठीक है, और बल्ला छूटकर नहीं फेंकेगा। चल, हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी पर चलते समय हम किस पर बल लगाते हैं? तो आपको पता होगा जिस पर चल रहे हैं हम उस पर ही बल लगाएंगे, पृथ्वी पर लगाएंगे। कौन सा बल लगाते हैं? तो अभी हम बात कर रहे हैं घर्षण बल की, तो घर्षण बल ही लगाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गुथे हुए आटे की लोई से रोटी बनाने में कौन सा बल लगता है? तो पेशी बल। पेशी बल मतलब जो हमारी मांसपेशियां यदि काम कर रही हैं किसी काम को करने के लिए, तो वह कैसा बल होगा? एक पेशी बल होगा। लोहे के सतह पर मोबित तेल घर्षण क्या करता है? ठीक, खालिस्तान के लिए लगाया जाता है। ठीक, तो आपको पता है लोहे के शटर पर मोबिल तेल घर्षण को कम करने के लिए, ठीक, कम करने के लिए मतलब घटाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, जिससे शटर आराम से चलती रहे। हमारा अगला प्रश्न है, सिलबट्टे की सतह को लंबे उपयोग के पश्चात फिर से गोदना, गोदना मतलब निशान बनाना, घर्षण को क्या करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा घर्षण को घटाने से, घटाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बल की सीजीएस इकाई क्या? तो आपको पता है एक होती है न्यूटन और एक होती है डाइन। एक होती है कौन सी? न्यूटन, और दूसरी होती है आपकी डाइन। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा संपर्क बल। एक दूसरे के संपर्क में यदि वस्तुएं रहेंगी तो कौन सा बल लगेगा? संपर्क बल। हमारा लास्ट प्रश्न है, यदि किसी पर कोई बल ना लगे तो क्या होगा? तो आपको पता है, आप यदि एक गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक, यदि एक गाड़ी खड़ी हुई है और आप इस गाड़ी पर कोई बल नहीं लगा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? ये चलेगी? नहीं चलेगी, जी बिल्कुल नहीं चलेगी। या तो विराम अवस्था में रहेगी या तो गति अवस्था में रहेगी। यदि चल रही है तो चलती रहेगी, आप यदि कोई बल नहीं लगा रहे, रोक नहीं रहे हैं, और यदि ये खड़ी है और आप कोई बल नहीं लगा रहे हैं तो ये रुकी रहेगी। यदि आपको पसंद आता है, ये मैंने एक टॉपिक लिया है साइंस का, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।